हेलो एवरीवन। एलसीएम और एचसीएफ के इस तीसरे सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक के हमने दो सेशन में एलसीएम में जो भी बेसिक टर्म थे, एचसीएफ के जो बेसिक टर्म थे, एलसीएम के डेफिनेशन और एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके, इन चीज़ों को हमने अभी तक देखा है। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन जो फ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं, जो फैक्टोरियल पर बेस्ड होते हैं, जो डेसिमल पर बेस्ड होते हैं और जो एक्सपोनेंट पर बेस्ड होते हैं, एक्सपोनेंट बोले तो जो पावर के फॉर्म में लिख रहे थे, जैसे 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, इन सब का एलसीएम और एचसीएफ, इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछले सेशन में एक होमवर्क दिया गया था आपको, और होमवर्क में था ये क्वेश्चन जिसमें आपको ए की वैल्यू बतानी थी। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ये दो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। एक्सप्रेशन है कौन सी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, और साथ ही एक और एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18, और बोला गया है इन दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ है एक्स माइनस ए। आपको पता है कि अगर एचसीएफ एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए पहले वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेगा और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो आइए पहले पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करना होता है आपको पता है। इसके पीछे का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, इस 1 का और इस माइनस 6 का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? माइनस 6। और ये जो बाकी बचा माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को यहाँ पर मैं माइनस 1x लिख करके समझाना चाहता हूँ। आपको इस माइनस एक्स को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में तोड़ना है, जिसका कि सम माइनस 1x हो और मल्टीप्लीकेशन माइनस 6x स्क्वायर हो। क्योंकि यहाँ देखिए ये माइनस 6 है और ये x स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो? माइनस 6x स्क्वायर हो, और इसका जो सम हो वो माइनस 1x हो। तो आपको ये पार्ट में डिवाइड करना है, तो किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो? आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस 3x और प्लस में 2x। अगर आपने माइनस 3x और प्लस 2x लिखा तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि यह माइनस 6x स्क्वायर हो रहा है, और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि माइनस x लिखा जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या लिखी है, और यहाँ पर माइनस 6 लिख दिया। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन करोगे तो और x माइनस 3 लिखा जाएगा, और दूसरे एंड पर आप 2 को कॉमन करोगे कि यहाँ पर भी x माइनस 3 हो जाएगा। अब जब एक तरफ x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, तो इन दोनों साइड से x माइनस 3 को कॉमन कर लेना। x माइनस 3 को जब कॉमन करोगे तो इस साइड में x बचेगा और दूसरे साइड में प्लस में 2। यानी कि जो पहली एक्सप्रेशन लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 3 और x प्लस 2। ये था बेसिक तरीके से हम किस तरह से इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसी चीज को अगर शॉर्ट में सॉल्व करना होगा तो मैं दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हमें एक्चुअल में क्या करना होता है। आपको पता है कि इसको दो टर्म में, दो पार्ट में डिवाइड करना है। 3x को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 18 और गुना x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? आपको पता है कि यहाँ पर मैं 6 और माइनस 3, 6 माइनस 3 करूंगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और 6 इंटू माइनस 3 करूंगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट x के साथ प्लस में 6 लिखना है और दूसरे एंड पर x माइनस 3 लिख देना है। यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18 की बात करूं तो इसकी जगह पर x माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 ये लिख सकता हूं। अब देखिए इस टाइप के सवाल को आपने कर रखा है, बट वहां पर चीजें क्या थी? नंबर के फॉर्म में थी, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आपको इसका एलसीएम निकालना था, आपको एलसीएम निकालना था, और आपको इसका एचसीएफ भी निकालना था। आप बताओ, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं इन सब को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। और अगर आपको इसका एचसीएफ लिखना है
तो एचसीएफ में इन दोनों में जो चीजें कॉमन है, कॉमन चीजों को लिखो। तो कॉमन यहाँ पर क्या चीजें दिख रही है, आप कहोगे दो कॉमन दिख रही है। आप इन चीजों पर, इस चीज पर ध्यान दो, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पर क्या है, दो कॉमन है। जब दो कॉमन होगी तो मैंने क्या कहा कि एचसीएफ इसका दो हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त, दो हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है क्योंकि ये भी चीजें मल्टीपल के फॉर्म में है। आप बताओ कि इन सब का अगर एलसीएम निकालने की बारी, अगर आपको बोला जाता है इन सब का एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, एक टर्म है हमारा x माइनस थ्री, तो मैंने लिखा x माइनस थ्री। दूसरा टर्म है आपका x प्लस टू, आप लिखोगे x प्लस टू। और क्या टर्म है, आप कहोगे x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री तो आपने पहले लिख लिया। एक और टर्म बच रहा है और वो टर्म क्या है, x प्लस सिक्स। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे एलसीएम की प्राप्ति होती। अगर मुझे एचसीएफ निकालने बोला जाता, अगर मुझे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता तो मैं किस तरह से निकालता, आप बताना। अगर मुझे एचसीएफ निकालने बोला जाता तो मैं क्या देख रहा होता, इन दोनों में ये जो पहली एक्सप्रेशन है और ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखेंगे x माइनस थ्री यहाँ पर भी है और x माइनस थ्री यहाँ पर भी है। इस तरह से जो इसका जो एचसीएफ निकल करके आता, वो क्या निकल करके आता, x माइनस थ्री। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद ऐसा करता हूँ। लेकिन इसी x माइनस थ्री का जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x माइनस ए के बराबर। जब x माइनस ए बराबर इतना है तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये था इस क्वेश्चन का सही उत्तर और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता। चीजें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से पहले मैंने बताया कि इस चीज को ये बेसिक तरीके से आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और जब आप इसको बेसिक से सीख जाएंगे तब आप इसको इस तरह से एग्जाम में आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आप इस चीज को और इससे पहले भी सॉल्व कर सकते थे। ऐसे सॉल्व करते, आपको पता है कि यहाँ पर एक टर्म x माइनस थ्री आया और दूसरी टर्म x प्लस टू आ रही है और x माइनस ए बोला जा रहा है, तो a की जगह पर क्या वैल्यू होगी, आप कहोगे 3, और ये 3 ही ऑप्शन में थी। हो सकता है कि x की जगह पर माइनस टू भी होता, लेकिन माइनस टू किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इन चीजों को आपको पहले बेसिक चीजों को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में हम सबसे पहले सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है जब आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ रहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ रहे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो किस तरीके से उस चीज को निकालेंगे, इस चीज को पहले सीखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या कहता है कि अगर आपको एलसीएम ए बाय बी, सी बाय डी, ई एफ बाय एफ, इन चीजों का अगर एलसीएम निकालना पड़े, अगर इस चीज को मैं नंबर के फॉर्म में लिख करके आपको बताऊं, जैसे 2/3, 4/5, 6/9, सॉरी 6/13, ऐसा कर दिया मैंने। 6/13, कोई भी नंबर आप ले सकते थे, 6 मैंने 13 किया। अगर आपको इन चीजों का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ध्यान रखो, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में आपको एलसीएम और नीचे में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ऊपर में जो भी चीजें दे रखी होती है इसको हम अंश कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। और जो भी चीजें डिवाइडर के नीचे रहती है उस चीज को अंग्रेजी में हम डिनोमिनेटर और हिंदी में हम लोग हर कहते हैं। आपको पता है कि जो भी चीजें अंश में दे रखी होती है, अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो अंश में जो दी गई चीजें हैं उन चीजों का आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में जो चीजें दे रखी है, अंश में जो चीजें दे रखी है उन चीजों का पहले आपको एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ। बाकी बची जो चीजें हैं, अगर एलसीएम ऊपर निकाला तो नीचे एचसीएफ निकाल लेंगे, अगर नीचे एचसीएफ निकाला तो ऊपर में एलसीएम निकाल लेंगे। चीजें क्लियर है? ये इन चीजों का हम पहले एलसीएम निकाल करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ध्यान रखिएगा ऊपर में मुझे एलसीएम रखना है, ऊपर में मुझे एलसीएम रखना है और नीचे में मुझे एचसीएफ रखना पड़ेगा। अब ऊपर में एलसीएम किन चीजों का होगा, तो आपको पता है कि अंश में जितनी भी चीजें लिखी होगी, जितनी भी चीजें न्यूमरेटर में लिखी होगी, इन्हीं चीजों का मुझे एलसीएम निकालना है। तो अंश में 2, 4 और 6, ये 3 चीजें लिखी है। अगर एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में कौन-कौन सी चीजें हैं, तो आप देखेंगे 3, 5 और 13। बस इतना सा सवाल था और आपको पता है कि 2, 4 और 6 इन सब का अगर एलसीएम होगा तो वो क्या होगा, आप कहेंगे कि 6 होगा एलसीएम। मैंने कहा कि 6 4 के पास जाएगा और बोलेगा कि 4 तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, तो 4 कहेगा 2 है मेरे पास जो आपके पास नहीं है, तो 6 गुना 2 12।
अब 12 इन सबसे डिविजिबल है, इसीलिए इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करोगे तो देखो 3, 5 और 13 इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसका मतलब 1 होगा इसका एचसीएफ और जो टोटल इसकी वैल्यू निकल कर के आएगी वो होगी 12, क्योंकि 12/1 कितना 12। अगर इसी चीज़ का अगर आप एचसीएफ निकालने बोला जाता तो आप एचसीएफ कैसे निकालते? तो आपको सबसे पहले ऊपर में एचसीएफ निकालना पड़ता और नीचे में आप एलसीएम निकालना पड़ता। अब एचसीएफ किस चीज़ का निकालोगे तो जो भी चीज़ें ऊपर दे रखी है यानी जो भी चीज़ें अंश में लिखी हुई होगी, न्यूमरेटर में लिखी होगी उस चीज़ का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। यानी 2, 4 और 6 का आपको एचसीएफ निकालना था और एलसीएम किस चीज़ की निकालोगे आप? 3, 5 और 13 की। ठीक है? अब ऊपर की बताओ एचसीएफ क्या होगा? 2, 4 और 6 में से सबसे बड़ी संख्या 2 दिख रही है जो इन सबको डिवाइड करेगी। क्योंकि 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो 2 सबसे बड़ी संख्या थी जिसने इन सबको डिवाइड किया। और बाकी अगर एलसीएम की बारी आती है तो एलसीएम क्या होगा? आप बताओ 3, 5 ये दोनों को-प्राइम, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी 5 तिया 15 और 15 गुना 13 कितना होता है? 195। 15 13 195 यानी कि 15 गुना 13 195। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2/195। यहाँ तक आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको यहाँ तक कोई भी चीजें समझने में दिक्कत हुई? कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? अब आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में इस पर बेस एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए हमें। और आइए इसको जब हम सॉल्व करने के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि निकालना क्या है। हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो मैं सबसे पहले एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया दोस्त कि अगर आपको एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का तो सबसे पहले आप ऊपर में एलसीएम लिखना और नीचे में लिखना एचसीएफ। जो डिवाइडर रहता है डिवाइडर के ऊपर में आपको क्या लिखना है? एलसीएम। और एलसीएम किस चीज का निकालोगे? जो भी चीजें डिवाइडर के ऊपर दे रखी है इन चीजों का आप एक साथ एलसीएम निकाल लेना। यानी 5, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेना। और डिवाइडर के नीचे कौन सी संख्या है? 8, 9 और 6। 8, 9 और 6 इन चीजों का आप एचसीएफ निकाल लेना। आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। देखो एलसीएम जब 5, 4 और 3 का निकालोगे तो 3 लगातार संख्या है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना? आप कहोगे 60। अगर एचसीएफ की बात करेंगे 6, 9 और 8 इन सब में तो देखोगे तो कोई भी चीजें कॉमन नहीं है तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। और 60/1 कितना हो जाएगा? तो 60। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एलसीएम 60 दे रखा है। एलसीएम 60 देने वाला कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है सिवाय ऑप्शन सी के, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका एचसीएफ निकाल करके भी हम एक बार सीख लेते हैं कि किस तरह से हमें एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे जो भी चीजें ऊपर यानी कि जो भी चीजें अंश में दे रखी है उसका एचसीएफ निकालूंगा और जो भी चीजें नीचे दे रखी है यानी कि डिवाइडर के नीचे है उन चीजों का मुझे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप बताओ एचसीएफ जब निकालोगे तो एचसीएफ क्या लिखोगे? 5, 4 और 3 इनका एचसीएफ निकालोगे। और एलसीएम किस चीज का निकालोगे? 8, 9 और 6 इनका एलसीएम निकालोगे इस बार। अब बताओ 5, 4 और 3 में कोई चीजें कॉमन है नहीं तो उसका मतलब उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। जब 1 उसका एचसीएफ होगा तो हम नीचे की तरफ आएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे किसका? 8, 9 और 6 का। देखो सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 गया 8 के पास, कहा कि मेरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पास था, इसीलिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये 8 गया किसके पास? 6 के पास। कौन गया? 9 गुना 8 72। 72 गया 6 के पास, पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है तो कह रहा है कि आपके पास वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास है। इसका मतलब इसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि 1/72। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 1/72। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था ऑप्शन नंबर सी 1/72। यहाँ तक चीजें दिक्कत, किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो आप बताना। अगले स्लाइड में जाते हैं। अगले स्लाइड में एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये 54/9, 3 9/17, 3 पूर्णांक 9/17, 3 सही 9/17 और ये 36/51। सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होगे, फ्रैक्शन के एलसीएम या फिर एचसीएफ इन चीजों को जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सबसे छोटे फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे छोटे फॉर्म में आपको बना करके लिखना पड़ेगा। सबसे छोटे फॉर्म में आपको बनाकर लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपका सही उत्तर दे पाएगा। क्यों ऐसा होता है इन चीजों को भी बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पर ऐसा देखते हैं कि जैसे ये 54 और बटे में
9 दिया हुआ है। 54/9 दिया है तो इस चीज को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 6 के बराबर है। इसके बाद दूसरी संख्या दे रखी है 3.9/17 यानी कि 17 या 51, 51 और 9 कितना 60। ये चीजें दे रखी है 60 और बटे में दे रखी है 17। इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया तो 17 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और 9 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 17 या 51 और 9 60, 60/17। तीसरी चीजें जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 36 और बटे में दे रखी है 51। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 से कट रही है 17 या 51 और ये भी 3 से कट रही है 12। यहाँ पर जो तीसरी वाली वैल्यू आएगी वो होगी 12 और बटे में 17। अब बताइए आपके पास 3 संख्याएं हो गई, अब इस चीज का एलसीएम कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले देखेंगे एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम के लिए आपको पता है कि ऊपर में जो भी चीजें दे रखी है उसका एलसीएम और नीचे में जो भी चीजें दे रखी है उसका एचसीएफ, ऐसा निकाला जाता है। तो एलसीएम जब निकालोगे तो ऊपर में कोई भी चीजें जैसे 6 को क्या लिख सकते हो आप 6/1, तो ऊपर में जो भी संख्या दे रखी है यानी कि 6, फिर यहाँ पर दे रखी है 60, फिर एक और संख्या दे रखी है 12। इन चीजों का पहले आप क्या निकाल लोगे एलसीएम, बाद में जो भी चीजें नीचे बची यानी 1, तो ये 17 और ये भी 17, इन चीजों का आप क्या निकाल लोगे एचसीएफ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 60 का, 6 का और 12 का इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। बाकी बची जो संख्या है नीचे 1, 17, 17, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी इस पूरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा एलसीएम 60। 60 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 60, 60, 60 और 60। एलसीएम सब जगह आपको सेम दे रखा है, ठीक है। अब एचसीएफ की बारी आती है कि आपको एचसीएफ इस क्वेश्चन का निकालना है और एचसीएफ क्या होगा इन चीजों को बताना है। एचसीएफ के लिए जो चीजें आपको पता होनी चाहिए बस वो ये होगी कि जो भी डिवाइजर है डिवाइजर के ऊपर में क्या होना चाहिए एचसीएफ और डिवाइजर के नीचे एलसीएम। यानी कि सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना होगा किन संख्याओं की, तो आप बताएंगे 6 की, 60 की और 12 की, क्योंकि ऊपर में जो अंश में दे रखी है यही 3 संख्याएं दे रखी है और नीचे इसी के साथ क्या निकालनी पड़ेगी एलसीएम। एलसीएम किस चीज की निकालनी पड़ेगी नीचे लिखी हुई संख्याओं की, 1 की, 17 की और 17 की, 1 की, 17 की और 17 की। अब यहाँ से आप ये बताओ कि एलसीएम ऑफ 6 सॉरी एचसीएफ ऑफ 6, 12 और 60 इसका क्या होगा? आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या होगी या तो इसका फैक्टर होगा या तो ये संख्या होगी। अगर मैंने लिखा 6 तो 6 से ये सारी चीजें डिविजिबल है इसीलिए ये एचसीएफ कितनी हो जाएगी 6। और रही बात एचसीएफ एलसीएम की, एलसीएम कौन सी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। आपने लिखा जी 17, 17 में देखो सबसे भाग लग जा रहे हैं इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6/17। यहाँ से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या दिख रहा है आपको 6/17 कौन सा ऑप्शन है बी नंबर कि 60 और 60 और 6/17 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले उसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर को प्राइम हो जाए। को प्राइम होने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एक फैक्टर ना हो सिवाय एक के, कोई भी चीजें कॉमन ना हो सिवाय एक के। चीजें क्लियर है? अब ऐसा क्यों किया हमने, आप इस तरह से एक बार सोच करके देखिए कि आपके पास एक नंबर है 6/13, एक और नंबर है आपके पास 6 दूनी 12 और बटे में 26। अब यहाँ से अगर मैंने इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको कहा एलसीएम आप क्या निकालोगे, आप कहोगे जी एलसीएम जो हो जाएगा इसका 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12। और अगर इसका एचसीएफ निकालने का कहूँ तो ये क्या लिखोगे आप 13। एलसीएम कितना हो जाएगा 12/13। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 6/13 के लिए पूछता तो आप बताओ 6/13 छोटा है या फिर 12/13 छोटा है? आपसे पूछ रहा हूँ कि 6/13 छोटा है या 12/13 छोटा है? आप कहेंगे जी 6/13 छोटा है। 6/13 छोटा हो गया 12/13 से। इसी तरह से अगर इसका तीसरा कोई मल्टीपल में लिखवा देता तो ये चीजें और बढ़ती जाएगी, जबकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी होती है। इसीलिए हम सबसे पहले इसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं, सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके बाद हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। चीजें क्लियर है? आइए एक और सवाल देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, इस चीज को बड़ी ध्यान से आप देखना और फिर इसको सॉल्व करना। उम्मीद क्या है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा पहले, और अब इस चीज के सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि a बराबर क्या है HCF ऑफ 3/4 एंड 9/16।
ए का मान दिया हुआ है कि ए जो है HCF होगा 3/4 और 9/16 का। सबसे पहले आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऊपर का HCF निकालना है। किस चीज का आप HCF निकालोगे, 3 और 9 का, और इसके लिए LCM नीचे का निकालना पड़ता है। डिवाइजर के नीचे का LCM क्या हो जाएगा, 4 और 16 का LCM निकाल दो। HCF कितना हो रहा है, आप कहोगे 3, और LCM कितना हो रहा है, आप कहोगे जी 16। यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई आपको, ए बराबर क्या होगा, 3/16। एक चीज क्लियर हो गई कि ए का मान पता चल गया आपको। अब आइए इसी तरह से सेम तरीके से अब बी की बात करते हैं। बी का मान दिया हुआ है जो LCM ऑफ, चीजों को लिख करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बट अभी आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी तो यार इतना टाइम लग रहा है, एग्जाम में मेरा क्या होगा। एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों से आप बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे इन सब चीजों से। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब किसी चीज का निकालेंगे, आप कहोगे ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यही तो फंडा है। ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, अगर हमको एलसीएम निकालना था तो आप ऊपर में एलसीएम किसका निकालोगे, 16 और 4 का। एचसीएफ किसका निकालोगे, 9 और 25 का। आप बताओ यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और 4 का, आप कहोगे जी 16, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 16, और इसमें से तो कोई भी चीजें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बी की जो मान होगी वो 16/1 यानी कि 16 के बराबर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था इन चीजों को अब सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या था कि ए प्लस बी का मान बताना है। ए प्लस बी का मान बताना है। ए का मान कितना है, 3/16, और बी का मान कितना निकल करके आपने कहा जी 16। आप इसको सॉल्व कीजिए। 16 16 गुना 16 कितना होता है, 256। 256 और 3 कितना होता है, 259, और 259 के बटे में कितना लिखना है, 16। यानी ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा जी, 259/16। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि फ्रैक्शन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अब अगर आपके सामने आए तो आप इन चीजों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए अगले टाइप पर बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन डेसिमल पर बेस्ड पूछ ले तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले तरीके को हम डिस्कस करते हैं। डेसिमल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका आप इस तरह से समझे कि 1.6 लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास 0.32 लिखा हुआ है, और तीसरा नंबर जो दिया हुआ है 0.0064 लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि इसको 1.6 पढ़ते हैं, इसको 0.32 पढ़ते हैं, ना कि 0.32। 32 नहीं पढ़ते, 32 नहीं पढ़ते, इसको 0.32 पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको 0.0064 पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके डेसिमल को हटा करके, अगर आप इसके डेसिमल को हटाओगे तो आप इसके बटे में कितना, एक जीरो लिखोगे। अगर ऊपर से एक डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो आप यहाँ पर भी एक जीरो लिखोगे। इसी तरह से 32 अगर लिखना होगा तो यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट था, इसीलिए यहाँ पर 1 के ऊपर में दो जीरो आप डाल दोगे। और यहाँ पर क्या था, 64 जो है दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो यहाँ पर कितना डिजिट आ जाएगा, 4 डिजिट। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल में 3 ही डिजिट दिया हुआ है, तो 3 डिजिट ही लिखना है। जब 3 डिजिट में आपने लिखा तो आपने क्या लिखा, 64/1000। अब पहला जो तरीका है मैं बता रहा हूँ, ये पहला तरीका है, मेथड 1 इसको लिख लो आप। मेथड 1 में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, हर को बराबर करना है। हर को आपको बराबर करना है। हर को बराबर आप कैसे कर सकते हैं, आप ये चीज को ध्यान से देखिएगा कि आपको हर को बराबर करना है, तो हर को बराबर करने का क्या तरीका है। आप कहेंगे जी यहाँ पर देखिए 3 जीरो है बटे में, आप कहेंगे यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है। मैंने कहा जी सबके ऊपर में 2-2 जीरो बैठा दो। अगर यहाँ पर 2-2 जीरो बिठाओगे तो ऊपर में भी 2 जीरो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जीरो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू तो उसकी 16/10 ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर आपको एक जीरो बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसके बराबर होगा। आप कहोगे एक तरफ तो बिठा नहीं सकते, दूसरा बुरा मान जाएगा। आपने क्या किया, ऊपर वाले को भी दे दिया एक जीरो, ले जाओ। अब इस चीज को सॉल्व करना है आपको उसी तरीके से कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किस चीज का निकालोगे, तो आप कहोगे ऊपर वाले को एलसीएम निकालूंगा और नीचे वालों को एचसीएफ निकालूंगा। तो अगर आपको एलसीएम निकालना था तो आप एलसीएम पहले निकालोगे। इस तरह से एलसीएम ऑफ 1600, 320
एंड 64। इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये देखने में बस बड़ा लग रहा है, बाकी आपको ये आसान लगेगा। आइए, फिर इसके बाद बटे में आपको एचसीएफ निकालना होगा, और एचसीएफ किस चीज का निकालेंगे, आप कहेंगे 1000, 1000 और 1000, इसी चीज का आपको एचसीएफ भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम अगर निकालेंगे 160, 1600, 320 और 64 का, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 1600। क्यों लिखेंगे 1600? क्योंकि आपने कहा कि सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए वही हमारा एचसीएफ एलसीएम होगा। अब ये 1600 जाएगा 320 के पास, तो 320 जाएगा, 320 गुना 5 करेंगे तो 1600, और 64 का देखिए तो 64 गुना 5 करते हैं, कितना होता है, 64 गुना 5 करते हैं तो कितना होता है 320, और 320 गुना फिर से 5 करेंगे तो ये 1600। इसका मतलब ये भी संख्या डिविजिबल, इसीलिए 1600 का हो जाएगा इसका एलसीएम। और नीचे देखिए एचसीएफ में क्या होगा, हजार हजार हजार, सब जगह हजार हजार है ही कॉमन, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइड बाय कितना, 1000। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने लिखा जी 1.6। इस हिसाब से आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है, 1.6। ये था इस क्वेश्चन को करने का मेथड 1, और मेथड 1 से आपने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम। अब आइए इसी चीज का एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको इसी चीज का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये देखिएगा, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले टर्म का क्या निकालना होता है, एचसीएफ, और नीचे वाले टर्म का एलसीएम। ऊपर वाला टर्म कौन कौन सा है, आप कहेंगे जी 1600, 320 और 64। आप ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका बता रहा हूँ, पहला तरीके में क्या था कि डिनोमिनेटर को सेम करना था, उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा उसी चीज को अप्लाई कर देना। तो इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ, नीचे में कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है, 1000, 1000 और 1000, इन चीजों का आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। आप बताओ एचसीएफ क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी एचसीएफ, या फिर इसका कोई ना कोई एक क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन 64 से 320 भी डिवाइड हो रहा है और 1600 भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 64 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और डिवीजन किससे होगा, आप कहोगे इन सब का एलसीएम तो 1000 ही होगा। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 0.064, 0.064 इज आर एचसीएफ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, समझने में कोई भी दिक्कत? आपने पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो मैंने आंसर में क्या बताया कि 1.6 और 0.064, यानी कि ये 1.6 एलसीएम और 0.064 क्या हो गया, इसी का एचसीएफ। चीजें क्लियर हो गई? देखिए एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कोशिश कीजिए इन चीजों को समझने की। बड़ी आसान चीजें हैं, ऐसा इतना ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है जो कि ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले जो टर्म दे रखी थी आपको, उन टर्म को आपने लिखा कि 1.6 1.6 और ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको जो मैंने बताया कि हर को इक्वेट करना है, हर को जो भी चीजें डिनोमिनेटर में दे रखी है उस चीज को आपको क्या करना होता है, बराबर करना है। ये जो दे रखी है डिनोमिनेटर में ये चीजें, इन चीजों को आपने क्या किया, बराबर। अरे मैं यहाँ पर देखिए दे रखा है 1000, आपने इसको भी बना दिया 1000 और इसको भी बना दिया 1000। अब बताइए नीचे में थी 10, इसमें आपने नीचे में 100 से गुना कर दिया, तो ऊपर वाले को गुना नहीं करोगे क्या, आप कहोगे करोगे। जब आप इस चीज को 100 से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1600, और फिर इस तरह से नीचे वाले को जब 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में अभी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ऊपर में जो संख्याएं प्राप्त होगी वो होगी 1600, 320 और 64। अब आपको वही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन करना है। तो अभी तक आपने सीखा है कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, अगर कोई भी चीजें आपको फ्रैक्शन में दे रखी है। फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीजें दे रखी है और अगर आपको उसका एलसीएम निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड करना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से। और ये सेम चीजें आपने यहाँ पर करके आपने एलसीएम निकाल लिया। और सेम चीजें आपके साथ फॉर्मूला आपको पता है एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, जब कोई भी चीजें आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी हो, क्या होता है फॉर्मूला, एक बार मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। एचसीएफ अगर निकालना होता है किसी फ्रैक्शन का, तो आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से, और वही सेम चीजें आपने की। ये चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो काफी आसान है। ये जो मेथड 2 है ये भी काफी आसान तरीका है। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जब पहले 1.6 दे रखा था, आपको जब 0.032 दे रखा था, आपको जब 0.064 दे रखा था,
आप इस चीज़ को डायरेक्टली अगर ऐसे यहाँ से दशमलव हटा करके अगर 10 लिख देते, दशमलव हटा करके अगर 100 लिख देते, दशमलव हटा करके अगर 1000 लिख देते, तो क्या कोई दिक्कत होगी? आप कहोगे नहीं। अब मैंने क्या किया दोस्त, मैंने इसमें ये कहा कि आप इस चीज़ को यहीं पर कैंसल आउट कर दो ना, कि आपने ये देखा कि 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने यहीं पर लिख लिया कि ये लो भई 8/5। अब इसको आपने क्या किया, 8 चौके 32 और 25 चौके 100। यहाँ पर आपने क्या किया, 8 और बटे में 25। चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ पर एक गलती करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, 16 चौके 64 और यहाँ पर क्या 250 गुना 4 1000। आप बताओ, यहाँ पर लिखा मैंने 16/250। अब आपके पास ये सारी की सारी नंबर किस फॉर्म में आ गई? आपने कहा जी ये सारी की सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब मैंने कहा जो चीज़ें आपने जो तरीका आपने पढ़ रखा है, इसी तरीके को अब यहाँ पर अप्लाई करो कि अगर आपको एलसीएम निकालनी होती है तो एलसीएम के लिए क्या करते हो आप? न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेते हो। तो आप बताओ 8, 8 और 16 इसका एलसीएम लेना है और नीचे में जो दे रखी है संख्या है 5, 25 और 250, इसका आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। आप बताओ 8, 8, 16 का एलसीएम कितना? 16 और डिवाइड किससे करना है? आप कहोगे इसका एचसीएफ से। एचसीएफ कितना? 5 और ये वैल्यू कितनी निकल कर के आ गई? आप कहोगे जी 2.4, सॉरी ये कितना होता है? 32 चौक 32 पंचे 160, 3.2। आपने क्या किया जी कि आपने बताया कि हमारा एलसीएम होगा 3.2। मैंने कहा कि पहले केस में तो आपने पहले तरीके से तो आपने एलसीएम 1.6 निकाला था, दूसरे तरीके से 3.2। ऐसा कैसे हो सकता है? मेथड बदल गया। अगर पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड मैंने जैसे ही लगाया तो ये आंसर वेरी कर गया। आंसर क्यों चेंज हुआ? आप में से किसी ने क्या कोई ध्यान दिया कि आंसर क्यों चेंज हुआ? अगर आंसर चेंज होने के रीजन आप लोगों को अभी तक पता चल गया, तो आप इन चीज़ों को कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं कि किस तरह क्यों आंसर चेंज हुआ। आइए इन चीज़ों को हाइलाइट करते हुए देखते हैं कि आंसर क्यों चेंज हुआ था। बड़ी ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताओ ये 16/250 का आपने लिखा, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है आपने? 16 बटे ये जो लिखा है आपने कि 16/250, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आप में से ही लोग कहेंगे नहीं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही नहीं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? आप कहोगे एक बार और ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर एक बार और डिवाइड होने के बाद 8/125 लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पर 8/125 लिखा जाएगा तो ये सारी की सारी संख्याएं ऐसे गलत हो जाएगी और यहाँ पर इसकी जगह पर अब जो लिखना पड़ेगा मुझे, अब वो ये लिखना पड़ेगा कि एलसीएम जो लूंगा मैं 8, 8 और 8 का एलसीएम लूँगा और एचसीएफ जब लूँगा मैं 5, 25 और 125 का मैं एचसीएफ लूँगा और यहाँ से जो ऊपर की वैल्यू आएगी 8 और नीचे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। और अब देखिए आंसर कितना आ रहा है, अब आएगा आंसर 1.6 और ये है हमारा करेक्ट आंसर। चीज़ों को समझ में चीज़ों को समझ में आना चाहिए आपको कि किस रीज़न के साथ ये नहीं हुआ और हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने के साथ ही मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी कि आपको क्यों का जवाब आना चाहिए। अगर जवाब आ गया तो चीज़ें काफ़ी आसान है आपके लिए। आइए इसी चीज़ के एचसीएफ को निकालते हैं। फिर एचसीएफ निकालने का भी सेम तरीका होगा कि ऊपर वाले संख्या का इस बार आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 8, 8, 8 का और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 25 और 125 का इस बार। इस बार यहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ मेंशन नहीं किया है, आप ये चीज़ें खुद से समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा ऊपर में, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर भी 8। अगर एलसीएम निकालने की बारी आएगी तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी एलसीएम होगी और एलसीएम होगी 125। 125 जाएगा 25 के पास कि क्या कुछ है ऐसा तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है? तो आपको पता है कि 25 और 5 ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। अब आपको जो आंसर होगा वो होगा 8/125। थोड़ा-सा समय आप यहाँ पर भी बचा सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो आप थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर भी बचा पाएँगे। कैसे? अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये चीज़ें बन जाती है 1000 और किसी भी चीज़ में 1000 से भाग देना क्या होता है? आसान। अब नीचे में 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको पता है। तो ऊपर में जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई 64 और यहाँ पर 125 गुना 8 किया तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 1000 और 1000 से अगर आपने 64 में भाग दिया तो आप बताओ दशमलव के बाद 3 जीरो हो जाएँगे, है ना? दशमलव के बाद 3 वैल्यू होनी चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिखा 0.064 और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि हमारा ये एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.06।
ये मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डेसिमल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने में मैं सफल हुआ होऊँगा। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप ये लिखो कि डेसिमल में यहाँ पर मुझे डाउट हुआ। जो भी टॉपिक में ऐसे दिक्कत हो, जैसे अभी तक इससे पहले आपने फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन में अगर कोई डाउट हुआ तो आप यहाँ पे लिखना फ्रैक्शन में ये डाउट। डेसिमल में अगर कोई डाउट हो रहा है तो डेसिमल में ये डाउट लिख करके आप पिन कर लेना, ठीक है? आइए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और अगले टाइप में हम सीखने जा रहे हैं अभी अब फैक्टोरियल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, एक बिल्कुल एक ओवरव्यू देते हैं फैक्टोरियल का, क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तब वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी और लेंगे। फैक्टोरियल फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं, या तो इस तरह से इससे डिनोट करते हैं या फिर इससे डिनोट करते हैं। जैसे ए फैक्टोरियल बोलूँ तो ए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और दोनों का मतलब एक ही है, ए फैक्टोरियल। चीज़ें क्लियर है? अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे जानते हैं कि फैक्टोरियल इज ए पाई फंक्शन। पाई फंक्शन क्या होता है? आपने इस चीज का नाम सुना होगा ऐसे, इस चीज को आपने कई बार देखा होगा कि ये समेशन ऑफ एन लिखा हुआ है। समेशन ऑफ एन का मतलब होता है कि 1, 2, 3 इस तरह से अगर आप ऐड करते जाएंगे अप टू एन टर्म, तो इस चीज को आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर समेशन की जगह पाई लिख दूं और पाई की जगह पर ऐसे लिखूं एन, तो इस चीज का मतलब बदल जाता है और ये चीजें हो जाती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इस तरह से चलते हुए ये एन तक मल्टीप्लाई होते चला जाता है। तो पाई यहाँ पर हमें ये चीजें पता चलेगी कि फैक्टोरियल क्या होता है, एक पाई फंक्शन होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, एक पाई फंक्शन होता है। यही चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। चीजें क्लियर है? आइए इन चीजों पर गौर करते हैं कि ये चीजें हमने जो लिखी अभी ये क्या है। ठीक है, आइए ये चीजें जो लिखी ये चीजें एक्चुअल में है क्या, इन चीजों को अभी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 फैक्टोरियल लिखा, इसका मतलब होगा 5 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अगर मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 गुना 5 और गुना में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 की जगह मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 6 गुना 5 गुना 4 गुना और 4 फैक्टोरियल मैं यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकता हूँ। ये चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 फैक्टोरियल में क्या ये 4 फैक्टोरियल निहित है, या 6 फैक्टोरियल के अंदर ये 4 फैक्टोरियल आ रहा है? इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से अगर इस चीज में भाग देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या 5 फैक्टोरियल से इसमें भाग दे सकते हैं क्या? आप कहेंगे कि हाँ जी 4 फैक्टोरियल गुना 5, 4 फैक्टोरियल गुना 5, इसका मतलब क्या होगा? यही तो है 5 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल गुना 6, यही तो है 6 फैक्टोरियल। और देखिए ये दोनों सेम चीजें तो लिखी हुई है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब यही चीजें होती है हमें फैक्टोरियल में बेसिक्स, बस इतना सा ही आपको याद रखना था कि बेसिक बिल्कुल आपको बस इतना सा याद रखना था कि अगर किसी भी चीज के फैक्टोरियल को निकाल रहे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं 2 फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 गुना 1। अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल की, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1। ये तो सिंगल टर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा 0 फैक्टोरियल की, तो ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। ये चीजें आपको अलग से ध्यान रखनी है बस। बाकी ये चीजें अभी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आप, यहाँ पर इस चीज का यूज नहीं है। यहाँ पर जो यूज होने वाला है, ये चीजों का यूज होना है, इन चीजों का यूज होने वाला है। इन चीजों को बस आपको समझना था। आइए इसी के बेस पर ये जो सवाल दिया हुआ है इन सवालों को हम करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो 10 फैक्टोरियल लिखा है, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये गुना में 1 तक आएंगे। इसी तरह से जो इसका अगला लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ है? 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना, इस तरह से डॉट डॉट अप टू 1। अगर मैं इसके बाद की संख्या यानी 18 फैक्टोरियल की बात करूंगा, तो ये 18 फैक्टोरियल का भी इसी तरह से यही लिखा हुआ है कि 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं मैं। अब अगली संख्या जो लिखी हुई है वो 21 फैक्टोरियल है। 21 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूँ 21 गुना 20 गुना 19 गुना 18 फैक्टोरियल।
क्या मैं ये चीजें लिख सकता हूँ? आपका जवाब होना चाहिए हाँ, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों लिख सकते हैं? इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्यों लिख रहे हैं। अब आइए इसी पर बेस मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था दोस्त, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप मानो। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? आपने कहा जी 21 फैक्टोरियल, मैंने कहा जी 21 फैक्टोरियल को लिख लो कि 21 फैक्टोरियल ही आपका क्या है? एलसीएम। लेकिन ये 21 फैक्टोरियल अब किसके पास जाएगा? अपने से छोटे 18 के पास जाएगा और 18 के पास जाकर के बोलेगा कि बता तेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि देखो 21 फैक्टोरियल में 21 गुना 20 गुना 19 एक्स्ट्रा है। ये 18 फैक्टोरियल तो इसके अंदर दिख ही रहा है। ये चीजें यहाँ पर गौर करो कि 18 फैक्टोरियल क्या है? 21 फैक्टोरियल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये 18 फैक्टोरियल इस चीज को डिवाइड कर रहा है। अब 21 फैक्टोरियल क्या करेगा? 15 फैक्टोरियल के पास जाएगा और 15 फैक्टोरियल क्या कहेगा? शर्माते हुए कि क्या मजाक कर रहे हो आप? जब 18 फैक्टोरियल ही आपके अंदर समा गया तो मैं तो 18 फैक्टोरियल के अंदर ही आता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम क्या होगा? 21 फैक्टोरियल जो मैक्सिमम नंबर होगी ना, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ नंबर वो होगा जो सबसे छोटा होगा। क्यों होगा सबसे छोटा? आप इन चीजों का जवाब ढूंढो। देखो, अगर एचसीएफ की बात करें, अगर मैंने एचसीएफ कहा कि ये 10 फैक्टोरियल एचसीएफ है, इसका मतलब क्या होगा? 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल को भी भाग लगाना चाहिए और 10 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल में भी भाग लगनी चाहिए और 10 से ये 21 फैक्टोरियल में भी भाग लगनी चाहिए। आप बताओ 10 फैक्टोरियल जब इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ही है ये 10 फैक्टोरियल के ही बराबर है। 10 फैक्टोरियल यहाँ पर आ रहा है, इससे ये भाग लग जाएगा तो इतना टाइम क्या हो जाएगा? इसका कोसेंट हो जाएगा। तो मतलब ये होगा कि 10 फैक्टोरियल इसमें भी भाग लगा देगा, इसमें भी भाग लगा देगा और इसमें भी भाग लगा देगा। लेकिन अगर 15 फैक्टोरियल अगर भाग लगाने जाए 10 फैक्टोरियल में तो कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो भाग लगा रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये तो कटा ही नहीं। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारी क्या हो जाती है? एचसीएफ हो जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब आइए अगले स्लाइड में देखते हैं इसी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये है, आप कहोगे कि मुझसे पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ, किस चीज का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है आपसे। आप ध्यान देना, 9 फैक्टोरियल टू द पावर -1, 15 फैक्टोरियल टू द पावर -1 और 21 फैक्टोरियल टू द पावर -1 और इसके साथ ही 11 फैक्टोरियल टू द पावर -1। आप लोग को याद आया होगा एक चीज कि मैंने बताया था कि जो भी निगेटिव नंबर होती है, जो भी निगेटिव नंबर होती है, उसका जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो। इस चीज का आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आपको यही पढ़ाया गया है। आप में से सभी लोग कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी नंबर निगेटिव में दिया हुआ रहे, जैसे -2 -3, इस चीज का आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। इस चीज का आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते। यहाँ पर भी सिंपल सी दी रखी है कि ये तो माइनस में टर्म है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आपकी जानकारी थोड़ी-सी अधूरी है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इस चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन्ड। ध्यान दीजिएगा, कुछ एक चीज़ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि अगर a टू द पावर -1 अगर ऐसा लिखा है, इस चीज़ का मतलब होता है कि ये 1/a की बात कर रहा है। अगर a टू द पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया ये 1/a को बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझें कि 5 पर पावर अगर -1 है, तो इस चीज़ को हम क्या समझते हैं? ये 1/5 है। ये 1/5 है, इसका मतलब ये कितना है? 0.2। अब आप बताओ, जिससे आप नेगेटिव नंबर बोल रहे थे, क्या वो नेगेटिव नंबर है? आप में से सब बताएंगे अब कि नहीं, 0.2 तो नेगेटिव है ही नहीं। जब 0.2 नेगेटिव नहीं है तो ये भी इसमें से कोई भी संख्या आपको नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या इस तरह से लिखी हुई है 1/9 फैक्टोरियल, 1/15 फैक्टोरियल, 1/21 फैक्टोरियल एंड 1/11 फैक्टोरियल। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये चीजें, कोई भी चीजें जो है इसमें से दी हुई चीजें निगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? आपने ये चीजें समझा, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन प्रॉपर्टीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर निगेटिव नहीं है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जैसा आपने पिछला अभी सॉल्व किया, कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए आपके पास फंडा क्या होता है? फंडा यही होता है कि ऊपर वालों का आप एलसीएम और नीचे वालों का आप एचसीएफ लिख लो। अब मैं डायरेक्ट लिखने की यहाँ पर बात करूंगा कि ऊपर वाले का अगर एलसीएम लिखनी होगी तो आप बताओ, एक 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 और एक का एलसीएम कितना होगा? एक।
और नीचे वालों की एचसीएफ। और अभी-अभी आप पढ़ कर के आए कि 9 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल का एचसीएफ क्या होगा? इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी तो वो 9 फैक्टोरियल है। अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 9 फैक्टोरियल का पावर -1। चीज़ें क्लियर है? आइए, इसी चीज़ के एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ अगर इसका निकालना हो तो आपको पता है कि ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ लिखना होता है। एचसीएफ मैंने 1 लिखा। अगर नीचे वाले टर्म का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालोगे तो 9 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, इन चीज़ों का अगर आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या होती है? इनमें से जो मैक्सिमम नंबर होती है, मैक्सिमम नंबर कितनी है? 21 फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये 21 फैक्टोरियल है और 21 फैक्टोरियल टू द पावर ये कितना है? -1। तो इन दोनों क्वेश्चन का ये सही उत्तर हो जाएगा कि अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आंसर आपका इतना है और अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो आंसर आपका 21 फैक्टोरियल टू द पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए, फैक्टोरियल तक आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ ली है। अब आइए इसके थर्ड टाइप पर हम बात करते हैं और वो टाइप है एक्सपोनेंट टाइप। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो चीजें पावर में लिखी होती हैं इन चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 5, 6, 11 और 12, 2 टू द पावर 15 इस तरह से लिखी हुई चीजें हैं। इन चीजों का मतलब क्या है? जैसे 2 टू द पावर मैं 1 की बात करता हूँ, जैसे मैंने 2 टू द पावर 1 की बात की, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। 2 टू द पावर अगर 2 की मैंने बात की, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। अगर 2 टू द पावर मैंने 3 की बात की तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो यही सेम चीजें आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 2 यहाँ पर कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम बता दो। एलसीएम बताने के लिए आपको पता है कि आप सबसे बड़ी संख्या को चूज करोगे, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 2 टू द पावर 2। और 2 टू द पावर 2 जब 2 टू द पावर 1 के पास जाएगा और पूछेगा कि क्या है तेरे पास जो मेरे पास नहीं है, ये कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आपके पास नहीं है। इसका मतलब अगर 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2 के पास जाएगा तो इसके पास भी सेम जवाब आएगा, यानी कि 2 टू द पावर 3 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। सेम केस ऐसा बनेगा इसके साथ कि 2 टू द पावर 4 जब इसके पास जाएगा तो 2 टू द पावर 4 हमारा एलसीएम बन जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा? एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ अगर 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 का निकालना होगा तो आपको पता है कि वो सबसे छोटी संख्या ही होगी जो दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेगी। दोनों को डिवाइड करने में इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या को हमें लेना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1 में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 2। अगर इन दोनों की बात की थी तो हमारा एचसीएफ ये, अगर इन दोनों की बात करता तो हमारा एचसीएफ ये, अगर इन दोनों की बात करता तो हमारा एचसीएफ ये, अगर इन सब की मिला करके बात करता तो पर भी हमारा एचसीएफ क्या होता? 2 होता। ये चीजें क्यों हो रही है? ये चीजें आप समझ में आ रही है आपको कि ये चीजें क्यों हो रही है? अगर आपको इस तरह से समझ ना आए, आप इन चीजों को अगर आपको इस तरह से ये चीजें समझ ना आ रही हो तो आप इनको इस तरह से भी समझ सकते हो। आपके पास मान लो कि ये 2 टू द पावर 1 एक संख्या है, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 इस तरह से अगर कोई संख्या दे रखी है और अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आपको मैंने बताया था कि इनमें से कोई भी अलग-अलग प्राइम नंबर ढूँढो। कितने प्राइम नंबर दिखे? 1। तो इनमें से जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। और अगर एचसीएफ होगा तो एचसीएफ क्या होगा? आपको मैंने बताया था इनमें से जो सारी संख्याओं में से जो कॉमन है, सब में आपको देखने को पता चल रहा होगा कि 2 सब जगह कॉमन है तो 2 लिखा। और इसमें जो पावर में मिनिमम है वो चीज़ें आपके एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। चीज़ें क्लियर है? अब आइए इसी चीज में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 टू द पावर 5, 6, 11 और 15 इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर बेस सेम है 2 2 2 2 सब जगह 2 है तो हमारा जो एलसीएम होगा वो एलसीएम में क्या लिखोगे आप? कहोगे कि ये सब जगह कॉमन था तो मैंने 2 लिख दिया। अब इनमें से जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा एलसीएम। अगर हमने एचसीएफ की बात की तो फिर से वही बात कि सब जगह 2 तो कॉमन है, लेकिन जो मिनिमम पावर होगी, मिनिमम पावर 5 है, 6 है, 11 है और 15 है। इनमें से क्या होगी मिनिमम पावर? आप कहेंगे 5। तो एलसीएम 2 पर पावर 15 और एचसीएफ कितनी हो जाएगी? 2 पर पावर 5। तो 15 और 5 वाला कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा जी ऑप्शन नंबर ए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, फिर से सेम टाइप का सेम कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आप नेगेटिव नंबर ना माने। नेगेटिव नंबर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये पहली नंबर जो लिखी है वो 1/3 टू द पावर 5 लिखी है।
दूसरी नंबर जो है वो 1/3 टू द पावर 7 है, तीसरी नंबर जो है 1/3 टू द पावर 11 है, चौथी नंबर जो है 1/3 टू द पावर 9 है। अगर आपको सेम चीजें इसमें पूछी जा रही है कि अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उसका पहले मैंने एलसीएम निकाला। यहाँ पर हर जगह पर जहाँ पर भी बटे में जहाँ पर भी फ्रैक्शन बने हर जगह फ्रैक्शन वाला आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली रूल याद रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर एलसीएम निकाली तो मैंने क्या निकाला? सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ ऊपर वाला, फिर उसके बाद मैं नीचे लिखूंगा क्या? एचसीएफ ऑफ नीचे वाला। आपको पता है एचसीएफ क्या हो जाएगा? नीचे का जो मिनिमम पावर होगी 3 टू दी पावर 5, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी चीज को अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको देखिए आंसर में 3 टू दी पावर -5 लिखा हुआ मिल जाएगा। अब 3 टू दी पावर 5 माइनस में यहाँ पर है, ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, ये दोनों में से आंसर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात एचसीएफ की। अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखने के लिए आपको पता है कि ऊपर वालों को पहले आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम नीचे में कैसे होगा? 3 टू दी पावर जो मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर इस चीज को आप कैसे लिखोगे? 3 टू दी पावर -11। -11 इसमें है नहीं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत? ये थे एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन जिसमें कि हमारा बेस सेम है। अब आइए कुछ एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इन क्वेश्चंस में देखते हैं जिसमें बेस अलग-अलग है। बेस अलग-अलग हो तो इसके लिए आपको स्टड्स इंडिसेस इनकी कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे a टू द पावर m और ब्रैकेट में n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर m और मल्टीपल में लिख सकते हैं n। अगर a टू द पावर m प्लस में n लिखा हो, इस चीज को हम क्या लिखते हैं? a टू द पावर m डिवाइड कर सॉरी, यहाँ पर इस चीज में गलती हुई, आप इसको उल्टा लिखिए। a टू द पावर m इनटू में a टू द पावर n ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखते हैं a टू द पावर m और प्लस में n। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है a टू द पावर m और माइनस में n। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि a टू द पावर अगर m और b टू द पावर भी अगर m हो, तो हम इसको a इंटू b टू द पावर m लिख सकते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये जो चार प्रॉपर्टी, इन्हीं चार प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके ये सारे सवाल सॉल्व होते हैं। आइए इन चीजों को पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पर पावर 100 है, 4 पर अगर पावर में 100 है, तो सबसे पहले आप ये देखिए इस 4 को आप प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे? आप कहेंगे 2 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर में 100 था तो 100 आपने लिख दिया। अब आपने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि a टू द पावर m टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू n, तो इसको आप डायरेक्ट a टू द पावर mn लिख सकते हैं। mn लिखने के लिए आप क्या करोगे? 2 टू द पावर 2 इंटू 100, 200। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला टर्म को देखते हैं। 6 टू द पावर कितना है? 200। 6 टू द पावर 200, 6 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो? आप कहोगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 टू द पावर कितना है? 200। आपने ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान देना है कि आपने 2 इंटू 3 a इंटू b, 2 इंटू 3 टू द पावर 200। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? a टू द पावर m और b टू द पावर m, यानी कि 2 पर पावर 200 को अलग लिख सकते हो और साथ में ही मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 200। जी हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये 15 पर पावर 200, इस चीज को आप कैसे लिखोगे? 15 को किस तरह से आप तोड़ोगे? आप कहोगे 3 गुना 5 और पावर में कितना है जी? 200। आपने इस पर क्या लिखा? 3 पर पावर 200 और गुना में आपने लिखा जी 5 पर पावर 200। अब यहाँ पर चीजें आपके लिए इजी हो गई, क्योंकि अब इससे पहले आपने इन चीजों को सॉल्व किया हुआ है कि एलसीएम अगर निकालनी होगी तो एलसीएम कैसे निकलेगा। आपको पता है कि इनमें से सबसे पहले सारे के सारे प्राइम नंबर को ढूंढ करके मुझे लिखने हैं, तो 2, 3 और 5। इसके अलावा और कुछ है? और बीच में साइन किस चीज के? मल्टीप्लीकेशन के। अब मुझे ढूंढना था कि 2 की मैक्सिमम पावर किसमें है? आप कहेंगे सभी जगह 200 ही है, तो लिख दो। 3 की सब जगह पावर कितनी है? 200 है, लिख दो। 5 की पावर कितनी है? 200, लिख दो। तब ध्यान दीजिएगा, सबकी पावर सेम है। आपको पता है कि अगर सभी की पावर सेम है तो मैं इसको क्या कर सकता था? मल्टीप्लाई कर सकता था, यानी कि 5 दूनी 10 या 30, 30 पर पावर में 200 डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकता हूँ और ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम केस बनती है जब आप इसके एचसीएफ को निकालोगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 पर पावर 200 है, तो क्या सभी जगह 2 कॉमन है? आप कहोगे सब जगह तो 2 नहीं है, इन दोनों में 2 थी, इसमें से 2 नहीं है, यानी कि 2 पर पावर यहाँ पर 0 है। आपको पता चल गया
इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होता एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। चीजें क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस चीज को भी बनाने की कोशिश करते हैं। एलसीएम निकालने की बात की जा रही है। एलसीएम निकालना है किसकी? 12 पर पावर 7। 12 को आप क्या लिखते हो? आप कहोगे जी 3 गुना 4 और पर पावर में 7। मैंने क्या कहा, इसको आप 3 टू दी पावर 7 और मल्टीप्लाइड बाय 4 टू दी पावर 7। 4 टू दी पावर 7 को आप किस तरह से लिख सकते हो? पहले तो आप ये देखो कि 4 को आप क्या लिख सकते हो। आप कहोगे 2 टू दी पावर 2 और इसके ऊपर में पावर में 7। तो आपको इस तरह से अलग करके लिखेंगे जब आप इसको पाएंगे 2 टू दी पावर और 2 गुना 7 को आपको क्या करना पड़ेगा? 14 लिखना पड़ेगा। सेम केस में 9 टू दी पावर 3। 9 की पावर 3 को आप पहले 3 की पावर 2 और फिर में पावर में 3 लिखेंगे। इस चीज को आपने क्या लिखा? 3 की पावर में 6, क्योंकि ये चीजें गुना हो जाती हैं। अब देखिए ये 18 की पावर 10 है। 18 की पावर 10 में आपने क्या किया? 2 गुना 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 तिया 9 दूनी 18 और पावर में 10। डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख पाएंगे? आप कहेंगे 2 टू दी पावर 10 और मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 गुना 10 कितना? 20। यानी कि आपने डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया। अब इसी चीज का एलसीएम और एचसीएफ, पहले एचसीएफ लिखा और एलसीएम लिखा। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम एलसीएम पहले निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर से सारी की सारी आपको प्राइम नंबर को लिख लेनी है। प्राइम नंबर कितनी सारी है? आप कहेंगे 2 है और 3 है। तो इसी दोनों को आपने क्या करना है? लिख लेना है। अगर आपने इन दोनों को लिख लिया, इसके बाद क्या संख्या बचती है? आपको देखना है कि इनमें से मैक्सिमम पावर किसकी है। तो 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ पर आप कह रहे हैं 10 और यहाँ पर आपने कहा जी 14, यानी कि 2 की पावर 14 और 3 की पावर को देखना है मैक्सिमम कहाँ? यहाँ पर है 20, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 20। तो 2 पर पावर 14, 3 पर पावर 20। 2 पर पावर 14, 3 पर पावर 20, 2 पर पावर 14, 3 पर पावर 20। ये ऑप्शन नंबर सी। ये वाले ऑप्शन कट गए क्योंकि 2 पर पावर 18 थे, 2 पर पावर 14 है, लेकिन 6 की पावर दे दी है। ये चीजें गलत हो गई। चीजें क्लियर है कि एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? अगर आपको इसी चीज का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा? आपको पता है कि इनमें से पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉमन ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ पर एचसीएफ ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढेंगे? आपको पता है कि इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, इसीलिए ये चीजें कट जाएगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 तो हमें दिख रहा है। अब 3 की मुझे मिनिमम पावर ढूंढनी पड़ेगी। 7, 6 और 20। इसमें जो मिनिमम पावर है ना, वो कौन सी है? आपने कहा जी 6। 3 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एचसीएफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना डायरेक्टली मतलब बिना डिटेल्स में लिखे हुए कैसे सॉल्व करेंगे, इन चीजों को भी इसी के साथ सीखते हुए चलते हैं आगे हम। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ये जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है, इस चीजों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका जो आपने सबसे पहले देखा है कि आपने क्या देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि जितने भी प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं उन सारे चीजों की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या क्या है? 3 है, 5 है, 2 है, 7 है। 3, 5, 2 और 7। यहाँ पर देखिए 3, 5, 2 और 7। 7 तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्लोज। ये ऑप्शन ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यानी कि 3, 2, 5, 7 जहाँ पर होंगे वहां पर होगी। अब देखिए 3 की पावर यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 3 की पावर 15। इन सब चीजों में मैक्सिमम क्या होगी? आप कहेंगे जी 3 की पावर 15, यानी एलसीएम में मैक्सिमम पावर होता है, यानी एलसीएम में 3 पर पावर 15 होना चाहिए। यहाँ पर है 3 पर पावर 8, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पर 3 की पावर 9, ये ऑप्शन खत्म। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी पुट कर देंगे, आप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। देखिए 3 की पावर 15 यहाँ पर ठीक है। अब रही बात 2 की, तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 की पावर 4 मैक्सिमम होगी, ये भी सही है। 5 की पावर 18, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 18 दे रखी है, यहाँ पर 5 की पावर 16 और यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। यानी कि 18 और 16 में हमें चूज करना था कि 5 की पावर 18 बड़ी है, तो यहाँ पर 5 की पावर 18 दे रखी होगी। और इसी तरह से जब 7 के पावर की बात करोगे तो 7 पहले और दूसरे में है नहीं, तीसरे में ही है, इसलिए 7 की पावर 11 हो जाएगी और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपने एक्सपोनेंट, फैक्टोरियल, पावर, अपने एक्सपोनेंट, फैक्टोरियल और अपने फ्रैक्शन और डेसिमल, इन चीजों पे जो भी क्वेश्चन थे, इन चीजों को मैं अच्छे से समझा पाने में मैं सफल रहा हूँगा, क्योंकि ये सेशन काफी लंबी हो गई। इसमें मुझे काफी सारी चीजों को कवर करना था, इसके लिए ये सेशन भी लंबी हो गई और मैंने बेसिक से लेकर के अच्छे से समझाना था, इसके लिए ये ज्यादा लंबी हो गई। तो इन चीजों में मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और सीखने को मिली होगी बहुत सारी चीजें। तो जल्दी ही अगले सेशन में मिलेंगे और उस सेशन में भी हम लोग देखेंगे नए टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि
आप ऐसा समझिए कि पॉलिनोमियल पर बेस्ड एक सेशन होगा। इसके बाद एक और सेशन जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उन पर बेस्ड किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाते हैं और उन्हीं एक-एक सेशन में ही हम इन चीज़ों को कंप्लीट वे में सीखते जाएँगे। भले ही सेशन थोड़ा-सा लंबा लगेगा, बट एक कंप्लीट वीडियो होगी तो आपका रिदम नहीं टूटेगा और आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। इसके लिए ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी कर दी गई है। अब जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में और अगला सेशन होगा शायद पॉलिनोमियल का। तो इन चीज़ों का आप पहले रिवीजन कीजिए इन चीज़ों का और इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।